Assalamu alaikum dear students. How are you doing? I hope that all of you are staying at homes and having good time, enjoying good health at your homes. I'm your teacher Mariam Malik and I will be teaching you English subject for 6th class. And as you know that we are passing through a very difficult time and everybody is just like staying at homes. You are also staying at home and you are not coming to school, but I request all of you to please keep in touch with your studies, and for this purpose we have organized this online system of classes, and I hope that you will be taking the best advantage and the best benefit out of these classes. So let's start our today's lecture. Our first lecture is about paper pattern, right, for 6th class. आपको पता होगा कि आपका जो इंग्लिश का पेपर है 6th क्लास में दैट विल बी डिवाइडेड इन इंग्लिश ए एंड इंग्लिश बी. ठीक है, इंग्लिश ए इंग्लिश बी का आपका इकट्ठे से पेपर होगा, एक ही पेपर होगा और इसी में आपने इंग्लिश ए इंग्लिश बी का पेपर जो है वो अटैम्प्ट करना होगा. टोटल मार्क्स हैं आपके 100 मार्क्स. ठीक है, और फर्स्ट आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा. ऑब्जेक्टिव पेपर आपका होगा 30 मार्क्स का, राइट. और ये ऑब्जेक्टिव जो है एमसीक्यूज फॉर्म में, ये आपको जो नोट्स हैं आपके उसमें से हम कवर करेंगे, वहीं से आपको आएंगे ये ऑब्जेक्टिव पेपर जो है, राइट. एंड सेकेंड आपके पास होंगे क्वेश्चन आंसर. सो दिस पार्ट ऑफ योर पेपर इज़ कंसिस्टिंग ऑफ सब्जेक्टिव पेपर. ठीक है, पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा 30 मार्क्स का होगा, जो कि उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर मिलेगा, उसमें आपके पास क्वेश्चन आंसर्स हैं. ठीक है, और ये आपके पास होंगे 8 क्वेश्चन आंसर्स, राइट. और उन 8 क्वेश्चन आंसर्स में से यू हैव टू अटैम्प्ट 5 क्वेश्चन आंसर्स. एक जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा. ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स के जो टोटल मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स हैं, राइट. दोबारा से मैं रिपीट कर देती हूँ. सब्जेक्टिव पेपर में सबसे पहले आपको जो पेपर मिलेगा सब्जेक्टिव पेपर, उसमें आपको क्वेश्चन आंसर्स जो आएंगे वो 8 आएंगे. ठीक है, वो पोइम्स के होंगे, शॉर्ट स्टोरीज़ के होंगे, जो हम अपने यूनिट्स के कवर करेंगे वहीं से आपको मिलेंगे. आपने लर्न किए होंगे तो आपके लिए ईजी होगा वो अटैम्प्ट करना, राइट. तो एक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है और आपने टोटल जो आपके मार्क्स हैं इसके वो 10 मार्क्स हैं, राइट. एंड देन यू हैव टू अटैम्प्ट सेंटेंसेस. सेंटेंसेस आपको आएंगे 8 सेंटेंसेस और उसमें आपके पास चॉइस होगी. आपने 5 सेंटेंसेस जो हैं वो अटैम्प्ट करने होंगे, जिनमें एक सेंटेंस का, ईच सेंटेंस का मार्क होगा 1. तो टोटल मार्क्स आपके सेंटेंसेस के हो जाएंगे 5 मार्क्स, राइट. एंड देन आपके पास एक होगी समरी. आपने समरी अटैम्प्ट करनी होगी. पेपर में आपको आएगी जितनी भी हम पॉइंट्स करेंगे ना अपने सिलेबस में, इंग्लिश ए के सिलेबस में हमारे पास काफ़ी पॉइम्स हैं, लाइक 10-11 पॉइम्स हैं. उन्हीं में से एक समरी आपको आएगी जो आपके नोट्स में गिवन होगी. ठीक है, वो आपने अच्छे से लर्न करनी है. हम क्लास में उसको लर्न भी करेंगे, तो वही उनमें से एक समरी आपको आएगी और वो समरी आपके पास होगी 10 मार्क्स की. ठीक है, 10 मार्क्स उसके टोटल मार्क्स होंगे. देन यू हैव टू अटैम्प्ट 1 स्टोरी. एक स्टोरी जो हम इंग्लिश बी में आपके पास अगर आप नोट्स खोल कर देखें, देयर आर 5 स्टोरीज़. उन 5 स्टोरीज़ में से ही आपको एक स्टोरी जो है वो पेपर में आएगी एंड यू विल हैव टू अटैम्प्ट इट. उसके आपके 10 मार्क्स हैं, राइट. उसके बाद आपके पास पेपर में होगा ऐसे. ऐसे आपने अटैम्प्ट करना होगा. एसेस में अच्छा ये है कि एसेस में आपके पास चॉइस आएगी, लाइक समरी, स्टोरी या लेटर एप्लीकेशन में देयर इज़ नो चॉइस. आपको जो भी आएगा आपने वो अटैम्प्ट करना होगा. लेकिन एसेस में आपके पास ये बेनिफिट है कि आपके पास 2 एसेस आएंगे एंड यू विल बी अटैम्प्टिंग द 1 ऐसे. उसमें से आप एक ऐसे जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं, इसमें चॉइस है, राइट. और ऐसे जो है आपका वो 10 मार्क्स का है. देन आपके पास लेटर एप्लीकेशन है. लेटर एप्लीकेशन में से कोई सी एक चीज़ आपको आएगी. कुछ भी ज़रूरी नहीं है, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको लेटर ही आए या एप्लीकेशन ही आए. इन दोनों में से कोई भी चीज़ आ सकती है. सो यू हैव टू लर्न दिस बोथ लेटर्स एंड एप्लीकेशंस, राइट. इनमें से कोई सी चीज़ आपको आ सकती है, कोई भी लेटर आ सकता है, कोई भी एप्लीकेशन आ सकती है. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द एग्जामिनर कि आपको किस तरह से क्या देता है, राइट. और उसके बाद हमारे पास होंगे कॉम्प्रीहेंशन पैसेज. ठीक है, ये आपको अनसीन आता है पेपर में. ये हम क्लास में मैं आपको इसको बता दूंगी दैट हाउ यू आर गोइंग टू अटैम्प्ट दिस. ये आपको मैं अच्छे से इसके बारे में बता दूंगी, लेकिन ये अनसीन आता है पेपर में. आपको जब पेपर आएगा तो ये अनसीन आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये बहुत डिफ़िकल्ट होगा या बियॉन्ड योर ओन कॉम्प्रीहेंशन होगा. ये बहुत ईजी होते हैं. कैसे इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो मैं आपको बाद में जब हम इसको कवर करेंगे देन आई विल बी टेलिंग यू. एंड देन इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 10 मार्क्स, राइट. उसके बाद आपके पास आ जाते हैं लास्ट में टेंसेस. टेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. हम इसको इंग्लिश बी के जो हमारा सिलेबस है उसमें अच्छे से कवर भी करेंगे.
टेंसेज आपको आएंगे 8 टेंसेज, राइट, उर्दू में आएंगे, एंड देन यू विल बी अटेम्प्टिंग इनटू इंग्लिश। आपने उसको इंग्लिश में चेंज करना होगा। 8 आएंगे जिसमें से आपने 5 अटैम्प्ट करने हैं, एंड ईच टेंस विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 1 मार्क। तो इसलिए टोटल मार्क्स आपके पास कितने हो गए, 5 मार्क्स, राइट। तो ये आपकी ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना सब, इसको हमने कैलकुलेट करके टोटल मार्क्स जो आपके हैं वो 100 बनते हैं, ठीक है। आपका यानी जो पेपर है कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव पेपर, एवरीथिंग, ये 100 मार्क्स का है। और ये टर्म का आपका पेपर होगा, मंथली रेस्ट या इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी आई विल बी टेलिंग यू, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगी। सो लेट्स नाउ स्टार्ट द फर्स्ट लेक्चर। Okay dear students, now we are going to start our first lecture, and our first lecture is a poem which is taken from New Oxford Modern English book, ठीक है। You will be having this book in your hands। यहाँ से आज हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग फर्स्ट पोइम की, और आपकी फर्स्ट पोइम है मदर टू सन, राइट। तो ये एक पोइम है और इसको लिखा है लैंगस्टन ह्यूज ने। द नेम ऑफ द पोइट इज लैंगस्टन ह्यूज, एंड ही वॉज बेसिकली एन अमेरिकन प्ले राइट, ही वॉज अ नॉवलिस्ट, एंड ही वॉज ऑल्सो अ शॉर्ट स्टोरी राइटर, एंड ही ऑल्सो रॉट फॉर कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर। अगर आप 1 मिनट लें, ठीक है, जस्ट टेक 1 मिनट एंड लर्न अबाउट द पोइट। इसको 1 मिनट में आप रीड कर लें, इसमें आपको फर्दर डिटेल भी पता चल जाएगी पोइट के बारे में, जो आपके लिए अच्छा होगा। पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, अदरवाइज लेट्स स्टार्ट द पोइम। सबसे पहले आपने पोइम का टाइटल पढ़ना है, ठीक है। पोइम का नेम है मदर टू सन, ये टाइटल है इसका। और आपने सबसे पहले क्या करना है दैट यू हैव टू लुक एट द पिक्चर विच इज़ मेड हेयर। यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है, उसको अच्छे से देखें। नाउ ट्राई टू कनेक्ट द टाइटल विद द पिक्चर। इस टाइटल को आप पिक्चर के साथ ज़रा कनेक्ट करके देखें, आपको क्या लगता है। यहाँ पर आपको टाइटल में नेम दिया गया है मदर टू सन। सो डू यू थिंक दैट देयर इज़ अ मदर स्टैंडिंग देयर, एक मदर खड़ी हुई है, और वहाँ पर जो बॉय है दैट इज़ परहैप्स द सन, वो ही उसका बेटा है, ठीक है। और मदर क्या कर रही है, शी इज़ वॉशिंग द डिशेस। लेकिन पोइम में ऐसा नहीं है। पोइम में ऐसा है कि मदर अपने बेटे को कुछ एडवाइस कर रही है, ठीक है, वो उसको कुछ बता रही है, और वो बहुत ही डीप मीनिंग्स हैं। जब हम पोइम को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही मतलब एक बहुत ही ऊपर वाले लेवल पर पोइम लिखी हुई है, लेकिन जब आप इसको डीपली पढ़ेंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि इसके बहुत ही डीप मीनिंग्स है, एक बहुत ही डीप थॉट इसमें बताई गई है, ठीक है। सो फर्स्ट नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द पोइम। पोइम आपके सामने होगी, इसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एंड आई हैव रिटन सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स हेयर। आपको जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगें वो आप यहाँ बोर्ड पर देख सकते हैं, जो जिसके मीनिंग्स भी मैंने लिखे हुए हैं, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करती जाऊँगी, मीनिंग्स भी बताती जाऊँगी, राइट। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द पोइम। फर्स्ट लाइन है इसकी, वेल सन आई विल टेल यू, ठीक है। तो आप देखिए इसकी जो ओपनिंग लाइन्स है पोइम की वो ही बहुत ज़्यादा अब्रप्ट हैं, यानी ऐसा स्टार्ट किया गया है जैसे माँ जो है वो अपने बेटे से बात कर रही है, जैसे एक डायलॉग फॉर्म में होता है। जैसे आप कोई प्ले पढ़ते हैं या आप कोई नोवेल पढ़ते हैं, उसमें डायलॉग्स होते हैं, तो इसी तरह से हमें लगता है कि इस पोइम में भी डायलॉग्स हैं। मीन्स द मदर इज़ एड्रेसिंग हर सन, वो अपने बेटे से बात कर रही है, और वो उससे कह रही है वेल सन, अच्छा बेटे, आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो आई इस पोइम में कौन है, पर्सनल प्रोनाउन जो पोइट ने यूज़ किया है आई, वो रिफ़र करता है मदर को, यानी मदर अपने आप को कह रही है कि आई विल टेल यू, और यू कौन है इस पोइम में, बेटा है उसका, ठीक है। वो उसे एड्रेस कर रही है, उससे बात कर रही है, उससे मुखातिब हो रही है कि मैं आपको बताऊंगी। लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए क्रिस्टल स्टेयर की तरह नहीं थी। हैव यू एवर सीन क्रिस्टल स्टेयर्स, क्या आपने कभी क्रिस्टल की स्टेयर्स देखी हैं। क्रिस्टल का मतलब होता है क्लीन एंड ब्राइट, ठीक है। अगर आपने कभी देखी हो इस तरह की, जैसे कार्टून्स में अक्सर होती हैं या मूवीज़ में होती हैं, हैव यू एवर सीन फ्रोज़न मूवी, उसमें मुझे याद है कि वहाँ पर क्रिस्टल स्टेयर्स थी और बहुत ही खूबसूरत किस्म की बनी हुई थी। तो उसको ज़रा इमेजिन करें अपने माइंड में, 1 मिनट के लिए ज़रा अपने माइंड में लाएँ किस कदर खूबसूरत स्टेयर्स हैं वो। लेकिन यहाँ पर मदर जो है उनका ये बात कहने का मतलब ये है कि वो कहना चाह रही हैं लाइफ फॉर मी एंड बी नो क्रिस्टल स्टेयर, ज़िंदगी मेरे लिए क्रिस्टल स्टेयर के मानिद नहीं थी। नाउ यू हैव टू फोकस ऑन अ वेरी पर्टिकुलर वर्ड विच इज़ रिटन हियर, एंट। एंट का मतलब होता है हैज़ नॉट बीन, नहीं थी, ठीक है। ज़िंदगी उनके लिए क्रिस्टल स्टेयर्स की तरह नहीं थी। मीन्स जैसे क्रिस्टल स्टेयर बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत अमेजिंग होती हैं, वंडरफुल लगती हैं, आइज़ को आई कैचिंग होती हैं, इस तरह से माँ की ज़िंदगी नहीं थी। मीन्स शी वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज इन हर लाइफ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। इट्स हैड टैक्स इन इट, टैक्स का मतलब होता है
स्मॉल नेल्स, छोटे छोटे कील, ठीक है, मीनिंग्स आप ऊपर लिखते जाएं, बाद में आपने इसको लर्न भी करना है। इट हैड टैक्स इन इट, इसके अंदर छोटे छोटे कील थे, मीन्स कि माँ को जिन स्टेयर्स पर चढ़ना पड़ा वो क्रिस्टल स्टेयर्स की तरह नहीं थी, बल्कि वो कुछ ऐसी स्टेयर्स थी जहाँ पर जगह जगह कील पड़े हुए थे। तो इसका मतलब यह है कि उनको ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स जो थी वो उनका सामना करना पड़ा। एंड स्प्लिंटर्स, स्प्लिंटर्स मीन ब्रोकन पीसेस ऑफ ग्लास, यानी आप ये समझ लें जैसे कांच के टुकड़े होते हैं ना, या किसी भी चीज़ के छोटे छोटे से टुकड़े होते हैं जो आपके पाँव में चुभ सकते हैं, उन्हें कहा जाता है स्प्लिंटर्स। एंड स्प्लिंटर्स यानी वो जो स्टेयर्स थी जिन पर माँ को चढ़ना पड़ा, उन पर बहुत ज़्यादा कांच के टुकड़े थे, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे शीशे थे जो उनके पाँव में चुभ सकते थे। तो आपको इसके डीप मीनिंग समझ आ रहे हैं, मीन्स कि माँ की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। शी हैड टू फेस अ लॉट ऑफ हर्डल्स इन हर लाइफ। एंड बोर्ड्स टोन अप, और वो स्टेयर्स जिन पर माँ को चढ़ना पड़ा, वहाँ के जो बोर्ड्स थे, जो वहाँ के स्टेप्स थे, वो टोन अप थे। टोन अप का मतलब होता है फटे हुए, रिप्ड ऑफ, टूटे हुए, फटे हुए। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि आपके सामने अगर क्रिस्टल स्टेयर्स हों जो कि बहुत शानदार हों, बहुत खूबसूरत हों, लेकिन दूसरी तरफ आपके पास ऐसी स्टेयर्स हों जहाँ जगह जगह टैक्स हों, स्प्लिंटर्स हों, बोर्ड्स टोन अप हों, उसके स्टेप्स जो हैं वो टूटे हुए हैं, फटे हुए हैं, तो मुझे बताएं, वुड इट बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब ऑन दैन स्टेयर्स? ऑब्वियसली उन स्टेयर्स पर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। तो यहीं से आप इमेजिन कर लें कि जो माँ की ज़िंदगी थी वो ऐसे थी जैसे कुछ ऐसी स्टेयर्स हैं जहाँ पर स्प्लिंटर्स हैं, नेल्स हैं, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी स्टेयर्स हैं, तो वहाँ पर चढ़ना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट्स ऑन फ्लोर, और कुछ ऐसी जगहों पर उन्हें चढ़ना पड़ा जहाँ पे कोई भी कारपेट्स नहीं थे। कारपेट्स मीन कालीन, कालीन नहीं थे। बेयर, अब जो 8th लाइन है दैट इज़ ओनली कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाइन। बेयर, बेयर मीन एम्प्टी, यानी ऐसे खाली फ्लोर था, बिल्कुल खाली फर्श था, जो स्टेयर्स थी वो बिल्कुल खाली थी, वहाँ पे कोई कारपेट नहीं था, कोई भी ऐसी कंफर्टेबल चीज़ नहीं थी जो उनको कन्वीनियंट फील करवाती। ठीक है, तो फर्स्ट स्टैंजा आपने जो अभी तक पढ़ा है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि मदर अपने बेटे को मुखातिब कर रही है, वो उनसे बात कर रही हैं, ठीक है। और सेकंड लाइन में आपको क्या चीज़ क्लियर हो जाती है, वो ये क्लियर होती है कि माँ ने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है क्रिस्टल स्टेयर्स के साथ, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती हैं, लेकिन उन्होंने ये बात कही है कि मेरी लाइफ जो थी वो क्रिस्टल स्टेयर्स की तरह नहीं थी। कैसी थी उनकी लाइफ, या कैसी स्टेयर्स थी जिन पर उन्हें चढ़ना था? ऐसी कुछ चीज़ें थी, ऐसी कुछ डिफ़िकल्टीज़ का उन्हें सामना करना पड़ा जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए टेरिबल था। ऐसी स्टेयर्स थी जिन पर टैक्स थे, स्प्लिंटर्स थे, बोर्ड्स टोन अप थे, और उनको इन तमाम डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा में आपने ये पढ़ लिया। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टैंजा। बट ऑल द टाइम, लेकिन तमाम वक्त, आइज बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, आइज का मतलब यहाँ पर आएगा आई एम क्लाइंबिंग ऑन, लेकिन फिर भी मैं उन स्टेयर्स पर चढ़ती रही, मैं वहाँ पर चढ़ती रही। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, लैंडिंग्स का मतलब होगा लेवल फ्लोर, जैसे आप स्टेयर्स पर चढ़ते हो ना और स्टेयर्स के बीच में कुछ गैप आ जाता है, कुछ प्लेस ऐसी आ जाती है जहाँ पर आप रेस्ट कर सकते हो, जो फ्लैट एरिया होता है, दैट इज़ कॉल्ड लैंडिंग्स। तो माँ अपनी जो स्टेयर्स थी, मतलब जो उनकी ज़िंदगी थी, उस पर वो चलती रहीं और लैंडिंग्स तक पहुँचती रहीं, जो भी उनकी डेस्टिनेशंस थी वहाँ पर शी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और जितने भी कॉर्नर्स आ जाते थे उन स्टेयर्स पर, शी केप्ट ऑन टर्निंग द कॉर्नर्स, वो उनको भी टर्न करती रही, मीन्स कि जितनी भी डिफ़िकल्टीज आई उनका वो सामना करती रही। इसका डीप मीनिंग ये है। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, अब ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि समटाइम्स ऐसा भी हो जाता था कि उनके सामने बिल्कुल अंधेरा आ जाता था, मीन्स कि वो जो स्टेयर्स थी जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जिसका डीप मीनिंग लाइफ है, वहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाता था। ठीक है, एंड वेयर देयर एंट बीन नो लाइट, नो लाइट को आप अंडरलाइन कर लें। और समटाइम्स ऐसा होता था कि वहाँ पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई भी छोटी सी रे ऑफ लाइट भी नहीं थी, सो उनको डार्कनेस का सामना भी करना पड़ा। यहाँ पर आप इसके डीप मीनिंग्स ये ले सकते हैं कि माँ को अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मायूसियों का, डिसअपॉइंटमेंट्स का, फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ा। राइट, वेयर देयर एंट बीन नो लाइट सो बॉय, अब यहाँ पर मदर जो है शी इज़ गोइंग टू गिव एन अ पीस ऑफ एडवाइस टू हर सन, वो उनको एक नसीहत करना चाह रही हैं और अब हम वो पढ़ेंगे। सो बॉय डोंट यू टर्न बैक, तो अब आप रुक मत जाओ या पीछे मुड़ के मत देखो। टर्न बैक मीन्स पीछे मुड़कर देखना। सो अब अपने बेटे को नसीहत कर रही हैं कि आप पीछे मुड़कर मत देखें।
डोंट यूज सेट डाउन ऑन द स्टेप्स। सेट डाउन का मतलब है सिट डाउन, कि आप उन स्टेप्स पर जिन पर आप चल रहे हो या वो ज़िंदगी की मंजिलें जिन पर आप चल रहे हो वहाँ पर आपने बैठ नहीं जाना। मीन्स आपने स्टॉप नहीं करना। यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, चलते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें अपनी ज़िंदगी में। कॉज यू फाइंड्स इट्स काइंडर हार्ड, क्योंकि आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जब आपके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाती हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप एक जगह पर बैठ जाएं एंड यू स्टार्ट क्राइंग कि अब मैं क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। नो, आपने क्या करना है कि दैट यू हैव टू कीप ऑन मूविंग, चलते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें। जब आप प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट करेंगे तो कोई ना कोई आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। डोंट यू फॉल नाउ, अब ये उसकी थर्ड एडवाइस है, डोंट यू फॉल नाउ। फॉल मीन गिर जाना। वो उनसे ये कह रही है कि अब आपने गिर नहीं जाना। सो यहाँ पर ये जो 4 लाइन्स हमने अभी पढ़ी हैं, सो से लेकर नाउ तक, इसको आप देख लें। यहाँ पर उन्होंने 3 एडवाइसेस की हैं। फर्स्ट एडवाइस क्या है? डोंट यू टर्न बैक, कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना। सेकेंड एडवाइस इज डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, कि वो जो स्टेप्स हैं, स्टेयर्स पर जो ज़िंदगी है उस पर आपने बैठ नहीं जाना। डोंट यू फॉल नाउ, और आप गिर मत जाएं। ठीक है, ये 3 एडवाइसेस हैं ये जो मदर ने अपने बेटे से की हैं। फॉर आई स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि मैं भी अभी तक चल रही हूँ। हनी उन्होंने अपने बेटे को कहा है। फॉर आई स्टिल गोइंग, कि मैं भी अभी तक चल रही हूँ। मीन्स कि मदर ये कहना चाह रही हैं कि मैं ज़िंदगी की मुश्किलात से घबरा नहीं गई, या ज़िंदगी में मुझे जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी, जितनी भी हर्डल्स आई, मैं उनसे घबरा नहीं गई। ऐसा नहीं हुआ कि मैं एक कॉर्नर में बैठ गई और मैंने रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। नो, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बहुत हिम्मत के साथ काम लिया, बहुत करेजियसली उन्होंने तमाम मुश्किलात का सामना किया। आई स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक चल रही हूँ। आइज मीन आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी तक चल रही हूँ। लाइफ फॉर मी एंट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। अब आप देखेंगे कि ये जो लास्ट लाइन है ना, दिस इज़ द रेपिटेशन ऑफ द 7th लाइन। आपने जो इस पॉइंट में 7th लाइन पढ़ी है, उसी को पॉइंट ने दोबारा से रिपीट किया है। ऐसा पॉइंट ने क्यों किया है? क्यों उसने इस तरह से किया कि एक ही लाइन को दोबारा से उसने मेंशन किया है? ऐसा बेसिकली पॉइंट तब करता है जब उसने किसी चीज़ पर एम्फेसिस करना होता है, किसी चीज़ पर ज़्यादा ज़ोर देकर मतलब वो बात कहनी होती है, ज़्यादा उसको एम्फेसिस करना होता है, बताना होता है कि ये इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ पर ये है कि माँ ने अपनी ज़िंदगी को स्टेयर से कंपेयर किया है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी मेरे लिए ऐसी नहीं थी जैसा कि क्रिस्टल स्टेयर्स होती हैं। जैसे क्रिस्टल स्टेयर्स आपने देखी होंगी मूवीज़ में, बहुत खूबसूरत होती हैं। लेकिन माँ की ज़िंदगी कैसी थी कि उनको बहुत सी हर्डल्स का, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। इसीलिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी को फिर बाद में किससे कंपेयर किया? ऐसे स्टेयर्स है जहाँ पर टैग्स थे, स्प्लिंटर्स थे, बोर्ड्स टोन अप थे, ठीक है, और बिल्कुल अंधेरा था। देयर वाज नो रे ऑफ लाइट। ज़िंदगी में उनकी कोई भी उम्मीद नहीं थी। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई कि वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई। लेकिन उन्होंने क्या किया? क्या वो वहाँ पर रुक गई? डिड शी स्टॉप देयर कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती ना? इस बात का आप मुझे आंसर करें ज़रा सोच कर। यस, वो वहाँ पर रुक नहीं गई। शी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो चढ़ती रही, अब चढ़ती रही, यहाँ तक कि उन्होंने लैंडिंग्स को भी डिस्कवर किया, अपने डेस्टिनेशंस को भी डिस्कवर किया, जो उनका एम था उसको उन्होंने अचीव किया। ठीक है, ये हमें इस पोएम को पढ़ के पता चलता है। लास्ट में उन्होंने क्या किया है? लास्ट में उन्होंने एडवाइस किया अपने बेटे को, ठीक है, जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो, देयर इज़ अ बॉय स्टैंडिंग देयर, और वो उन्हें एडवाइस कह रही हैं कि आपने भी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करना है। वहाँ पर आपने थक कर बैठ नहीं जाना, टर्न बैक नहीं कर देना कि अब तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं, सो आई एम गोइंग टू टर्न बैक। ऐसा नहीं करना, आपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से फेस करना है। सो इस पोएम में हमें क्या सीखने को मिला? क्या आपने खुद इस पोएम से कुछ सीखा है पर्सनली? यस, हमने सीखा है। क्या सीखा है? कि हमारी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, हर्डल्स आएँ, डिफ़िकल्टीज़ आएँ, ऑब्स्टिकल्स आएँ, हमने उनसे घबराना नहीं है, हमने उनको फेस करना है। क्योंकि अगर हम फेस करेंगे तो दैट इज़ द ओनली वे टू अचीव समथिंग ग्रेट इन लाइफ। अगर ज़िंदगी में हम कुछ अचीव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा होगा कि हमें प्रॉब्लम्स को तो फेस करना पड़ेगा। तो आपने उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है। अगर आप एक जगह पर बैठकर रोना शुरू कर देंगे या आप कहेंगे कि नो आई कैन नॉट कंटिन्यू, आई एम गोइंग टू क्विट, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो आपने क्या करना है? यू हैव टू फेस द हर्डल्स, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा अचीव कर सकें। राइट, आई होप सो कि पोएम आपको समझ आ गई होगी। अच्छे से मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया, डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यहाँ पर लिख दिए, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स
द नोट्स, यूनिक नोट्स आपके पास होंगे इंग्लिश के 6th क्लास के, राइट। इसको आप ज़रा ओपन कर लें एंड लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 से आप देखेंगे कि यहाँ पर MCQs दिए गए हैं। हमारे पास 10 MCQs हैं विच आर टेकन फ्रॉम दिस पोइम। इसी पोइम से रेलिवेंट है। अगर आपको पोइम अच्छे से समझ आ गई है, वैसे तो आई होप कि आपको समझ आ गई है, तो आपको MCQs भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट, अच्छे से मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड द फर्स्ट MCQs। फर्स्ट MCQs क्या है? मदर टू सन इज़ रिटन बाय। एक दफ़ा ज़रा आप अपने नोट्स के नीचे मत देखें, आंसर मत देखें और अपने माइंड में इमेजिन करें विच आई हैव टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर कि किसने लिखी है पोएम। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज। ठीक है, इसमें जी जो लेटर है वो साइलेंट है। यू विल प्रोनाउंस इट एज लैंगस्टन ह्यूज, राइट। सेकेंड MCQs इज हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड टू इन द पोएम। इस पोएम में किससे बात की गई है, किसको मुखातिब किया गया है? डू यू रिमेंबर? हमने इस पोएम में पढ़ा, मैंने आपको बताया भी कि मदर जो है वो अपने बेटे से मुखातिब हैं, वो उनसे बात कर रही हैं। तो राइट ऑप्शन क्या है? द राइट ऑप्शन इज द बॉय, राइट। हु इज़ बीइंग एड्रेस्ड टू इन द पोएम, किससे बात की गई है, किसको मुखातिब किया गया है? बॉय से, यानी बेटे से। Life for me, MCQs number 3. Life for me ain't been no crystal stair. Here life is compared to crystal stair through the right option is metaphor. अब ये जो कंसेप्ट है मेटाफर का, इसको आपने समझना है, इसको अंडरलाइन कर लें। ये आपने अच्छे से समझना है जो मैं आपको बताऊंगी। आपको पता है कि पोएम में मैंने आपको बताया कि मदर ने अपनी ज़िंदगी को कंपेयर किया है क्रिस्टल स्टेयर्स के साथ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि मेरी ज़िंदगी जो थी क्रिस्टल स्टेयर्स की मानिंद नहीं थी, उसके जैसी नहीं थी। सो इसको हम लिटरेरी टर्म कहते हैं। ये एक लिटरेरी टर्म है जो पोइट अक्सर अपनी पोइम्स में, अपने पोइट्री वर्क में यूज़ करते हैं और इसे कहा जाता है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है कि जब आप दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब आप दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, जैसे यहाँ पर लाइफ एंड स्टेयर्स, बिल्कुल दो डिफरेंट चीज़ें हैं, बिल्कुल डिफरेंट है ना। लाइफ जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जबकि क्रिस्टल स्टेयर जो है वो एक कंक्रीट नाउन है। तो पोइट ने, या आप कह लें जो इस पोइम में स्पीकर है मदर, उसने अपनी लाइफ को क्रिस्टल स्टेयर्स के साथ कंपेयर किया है। तो दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइफ और क्रिस्टल स्टेयर बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। तो जब पोइट दो ऐसी चीज़ों को आपस में कंपेयर करता है जो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, तो इसे हम लिटरेरी टर्म कहते हैं और इसका नेम है मेटाफर, राइट। इसके बाद आप पढ़ेंगे व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड डायरेक्टली विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक इट इज़ कॉल्ड। जब दो चीज़ें, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें, ये MCQs भी समझने वाला है। जब दो चीज़ें, दो डिफरेंट चीज़ों को आपस में कंपेयर किया जाता है विदाउट यूजिंग एज लाइक, विदाउट यूजिंग एज लाइक को अच्छे से अंडरलाइन करें। जब आप एज एंड लाइक यूज़ नहीं करते और दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड मेटाफर। लेकिन जब आप एज एंड लाइक यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ एज फास्ट एज विंड, तो इसको हम लिटरेरी टर्म कहते हैं सिमिली। वो फिर इसका मतलब होता है कि पोइट ने एक सिमिली वाली एक टर्म है वो यूज़ की है, राइट। लेकिन अगर पोइट ने एज एंड लाइक यूज़ नहीं किया, जो कि यहाँ पर उसने यूज़ नहीं किया, अगर आप ये लाइन पढ़ कर देखें, लाइफ फॉर मी एंट बी नो क्रिस्टल स्टेयर, यहाँ पर एज और लाइक का वर्ड यूज़ हुआ है, नहीं हुआ ना, तो हमें पता चलता है कि ये मेटाफर है। लेकिन अगर पोइट कहीं पर यूज़ करता है एज एंड लाइक, तो उसको हम कहते हैं सिमिली, जैसे एज फास्ट एज विंड, या अगर हम कहें एज ब्रेव एज लाइन, तो यहाँ पर एज का वर्ड यूज़ हुआ है, सो दिस इज सिमिली। ये यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, ये मैं आपको खुद से बता रही हूँ आपका नॉलेज में जस्ट एडिशन करने के लिए। नेक्स्ट आज MCQs नंबर 5। When an abstract quality is given features of a living thing, this figure of speech is called personification. Personification is the right option. ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करें, ये भी मैं आपको समझाती हूँ। जब कोई ऐसी चीज़ जो एक abstract क्वालिटी होती है, abstract क्वालिटी आपको पता होगा, आपने मे बी 5th क्लास में पढ़ा हो, एक ऐसी चीज़ जो दिखाई देने वाली ना हो, जिसका सिर्फ आइडिया या जिसका सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होता है, लेकिन इन रियलिटी वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी यही होता है। तो जब आप किसी ऐसी चीज़ को जो इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, आप उसको एक लिविंग फीचर दे देते हैं, लिविंग क्वालिटी बनाकर पेश कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। यानी एक ऐसी चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग थी, उसको हमने लिविंग थिंग बनाकर प्रेजेंट कर दिया है, तो उसे हम लिटरेरी टर्म के तौर पर यूज़ करेंगे और वो है पर्सोनिफिकेशन, राइट। जैसे अगर मैं कहूँ द ब्यूटी स्माइलिंग,
अब ब्यूटी जो है वो एक ना दिखने वाली चीज़ है, कंसेप्ट है, एक आइडिया जो हमारे माइंड में। तो अगर हम इसको एज अ पर्सन, ब्यूटी तो स्माइल नहीं कर सकती ना, ऑब्वियसली शी डज नॉट हैव लिप्स, लेकिन हमने उसको एज अ पर्सन प्रेजेंट किया है, सो दिस इज पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाए MCQs नंबर 6, द पोएम मदर टू सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। आपने ये जो अभी पोएम पढ़ी है ना, ये किसकी एग्जाम्पल है? राइट ऑप्शन इज ब्लैंक वर्ड्स। अब ब्लैंक वर्ड्स कौन सी पोएम होती है? ये वर्ड पढ़ते साथ ही आपके माइंड में ये एक क्वेश्चन आएगा कि ये कौन सी पोएम होती है। ये कैसी पोएम होती है? जो अनराइमिंग वर्ड्स में लिखी जाती है। अनराइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? जिसमें एक राइमिंग स्कीम नहीं होती, एक रिदमिकल वर्ड्स नहीं होते। जैसे रिदमिकल वर्ड्स या राइमिंग स्कीम क्या होगी कि एंड वाले जो आपके पोएम के जो एंडिंग लाइंस हैं ना, उनके जो वर्ड्स हैं वो सिमिलर होंगे आपस में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने जो पोएम पढ़ी है, अगर आप इसको ओपन करके देखें, जितनी भी लाइंस हैं पोएम की, उसके लास्ट वर्ड्स को ज़रा गौर से देखें, वो आपस में सिमिलर नहीं है, सिमिलर साउंड नहीं करते। ईच वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एक दूसरे से बिल्कुल क्वाइट डिफरेंट है, सिमिलर साउंडिंग कर रहे। सो दिस इज़ कॉल्ड ब्लैंक वर्ड्स। लेकिन अगर कोई पोएम ऐसी है जिसमें सिमिलर साउंड कर रहे हैं वर्ड्स, तो उसे हम कहते हैं कि ये राइमिंग वर्ड्स में लिखी गई है, ठीक है। लेकिन ये पोएम राइमिंग वर्ड्स में नहीं है, इसके एंडिंग वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं, डिफरेंटली साउंड कर रहे हैं। सो हम इसे कहेंगे कि ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखी है, राइट। ऑप्शन नंबर MCQs नंबर 7, इन डोंट यू फॉल नाउ द अंडरलाइन वर्ड इज़। अब यहाँ पर आपने बताना है कि अंडरलाइन वर्ड नाउ जो है वो क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये वर्ड क्या है? नाउ एडवर्ब है। आपने एडवर्ब्स के बारे में भी पढ़ा होगा पहले, या अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको बता देती हूँ। एडवर्ब क्या होते हैं? एडवर्ब बेसिकली एक वो वर्ड होता है जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, आपको वर्ब के बारे में मज़ीद कुछ बताता है, एडिशनल नॉलेज देता है वर्ब के बारे में। सो उसे हम कहते हैं एडवर्ब। यहाँ पर आपके पास जो वर्ब है डोंट यू फॉल, यहाँ पर आपके पास वर्ब है, उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है? नाउ कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब। नेक्स्ट आ जाए MCQs नंबर 8, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर टीयर इज़। आपने यहाँ पर इस पोएम में एक वर्ड अभी पढ़ा है, मे बी आपको याद हो, टर्न अप, ठीक है। उसकी फर्स्ट फॉर्म है टीयर। अब आपने इसकी बतानी है थर्ड फॉर्म क्या है? थर्ड फॉर्म है इसकी टोन, ठीक है, जो वर्ड एग्जैक्टली आपकी पोएम में यूज़ हुआ है। नंबर 9, डोंट वेस्ट योर टाइम इज़ एन डैश सेंटेंस। ये जो एक सेंटेंस उन्होंने यूज़ किया यहाँ पे, डोंट वेस्ट योर टाइम, ये कौन सा सेंटेंस है आपने बताना है। दिस इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन सा होता है? एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या कुछ कमांड करते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब इस सेंटेंस पर ज़रा गौर से देखें से, डोंट यू वेस्ट योर टाइम, क्या इसमें कोई कमांड दी गई है, कोई ऑर्डर दिया गया है? यस, उन्होंने कहा है कि अपना वक्त ज़ाया मत करें। तो ये क्या है? ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम इस सेंस में भी ले सकते हैं जिसमें आप किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं। नंबर 10 पर आ जाएं, डिड यू हेयर व्हाट आई सेड इज़ एंड डैश सेंटेंस। इस सेंटेंस के बारे में आपने बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव के बारे में भी आपने पहले पढ़ा हो। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं, जिनमें आपसे कोई क्वेश्चन किया जाता है। जैसे ये सेंटेंस जो है, डिड यू हेयर व्हाट आई सेड, क्या तुमने सुना मैंने क्या कहा, तो ये क्वेश्चन है ना, देयर इज़ ऑल्सो क्वेश्चन मार्क एट द एंड, तो आपको पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, राइट। सो वी हैव कवर्ड द 10 MCQs विच आर रिलेटेड टू द पोएम। आपने अच्छे से इनको समझ लिया है, लिटरेरी टर्म्स भी इसमें यूज़ हुई हैं। आई होप कि आपने उनको अच्छे से समझ लिया है, राइट। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स द समरी। हम जितनी भी पोएम्स अपने लेसन में कवर करेंगे ना, उन सब की हमने पोएम्स भी कवर करनी होंगी, राइट। और बिगिनिंग में मैंने आपको बताया कि आपकी जो समरी है वो आपको पेपर में आएगी। जितनी भी समरीज, जितनी भी पोएम्स आप कवर करेंगे, उनकी समरीज, उनमें से कोई एक आपको पेपर में आएगी, विच विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 10 मार्क्स की होगी। तो ये आपने अच्छे से पढ़नी भी है, लर्न भी करनी है, ठीक है। दिस पोएम हैज़ बीन रिटन बाय लैंगस्टन ह्यूज़। ये पोएम मैंने आपको स्टार्ट में बताया किसने लिखी है। यस, लैंगस्टन ह्यूज़ ने लिखी है। इन दिस पोएम अ मदर इज़ एडवाइसिंग हर सन। इस पोएम में एक माँ अपने बेटे को नसीहत कर रही है। एडवाइजिंग का मतलब है कि वो उसको नसीहत कर रही है। दैट ही विल इनकाउंटर मीन्स फेस करना, किसी चीज़ का सामना करना। इनकाउंटर मैनी चैलेंजेस एंड हर्डल्स इन लाइफ, कि वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस यानी मुश्किलात का सामना करेगा
और हर्डल्स प्रॉब्लम्स का सामना करेगा, बट ही मस्ट नॉट पे हीड टू दैम, लेकिन उसको उनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी एंड कंटिन्यू हिज जर्नी ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी का सफ़र जो है वो जारी रखना है। द मदर कंपेयर्स हर लाइफ विद अ स्टेयरकेस, वो अपनी ज़िंदगी को एक स्टेयरकेस के साथ कंपेयर करती हैं, जो हमने पोएम में पढ़ा है। शी सेज दैट हर लाइफ हैज़ नॉट बीन सो ईजी, उन्होंने कहा उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं रही, एज शी हैड टू इनकाउंटर हार्डशिप एंड एडवर्सिटीज़, क्योंकि उनको ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। एडवर्सिटीज़ का भी सेम यही मतलब है कि उन्हें ज़िंदगी में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बट डिस्पाइट ऑल दिस ऑब्स्टिकल्स, लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद, ऑब्स्टिकल्स का मतलब है मुश्किलात के बावजूद, शी केप्ट ऑन क्लाइंबिंग द स्टेयर्स, वो उन स्टेयर्स पर चढ़ती रहीं। देन शी आस्क्स हर सन, फिर वो अपने बेटे से कहती हैं दैट ही टू शुड फॉलो हर एग्जाम्पल, कि उसको भी चाहिए कि वो उनकी एग्जाम्पल को फॉलो करें एंड कीप ऑन मूविंग, और चढ़ता रहे। शी ऑल्सो एडवाइसेस हिम नॉट टू टर्न बैक। अब ये वही बात है जो आपने पोएम में पढ़ी थी, सो मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। माँ ने अपने बेटे से नसीहत की कि आपने पीछे मुड़कर नहीं देखना, और सिट डाउन बैठ नहीं जाना, और फॉल डाउन या गिर नहीं जाना ड्यूरिंग हिज लाइफ जर्नी, ज़िंदगी के सफ़र के दौरान। देयरफॉर द पोएम कन्वेज द मैसेज, इसलिए ये पोएम आपको ये मैसेज कन्वे करती है, कन्वे मीन पहुँचाना, दैट वन शुड नॉट गिव अप, कि इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए, मुश्किलात से हार नहीं मान जाना चाहिए। इफ़ ही फेसेस हार्डशिप्स ड्यूरिंग हिज जर्नी ऑफ लाइफ, ज़िंदगी में अगर उसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है तो उसको गिव अप नहीं करना चाहिए। इंस्टेड, इसके बावजूद, ही मस्ट कीप ऑन मूविंग अहेड, उनको आगे चलते रहना चाहिए, बाय ओवरकमिंग द हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके, मज़ीद उसको अच्छे से प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड आउट करके आगे मज़ीद बढ़ते रहना चाहिए। तो आई होप सो कि इस पोएम से ही आपने एक बहुत अच्छा मोरल लेसन भी लर्न कर लिया है। आपने अगर पोएम अच्छे से समझी है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई है, समरी भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो आपने एक बहुत अच्छा मोरल लेसन गेन किया है इससे। और वो क्या है कि आपकी ज़िंदगी में जितनी भी प्रॉब्लम्स आएँ, जितनी भी ऑब्स्टेकल्स आएंगी, आपने उनसे घबराना नहीं है। यू हैव टू फेस दैम ब्रेवली, अच्छे से उनका सामना करें, प्रॉब्लम्स का सलूशन निकल आता है कहीं ना कहीं। अगर हम अच्छे से सोचें, कॉन्फिडेंटली सोचें कि इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है, तो ऑब्वियसली यू विल फाइंड सम सलूशन। सो यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट लेक्चर एंड करती हूँ। आज आपने क्या पढ़ा, पोएम पढ़ी है, उसके आपने MCQs एंड समरी जो है वो अच्छे से लर्न करनी है। ओके, थैंक यू सो मच।